राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देखते हैं इसका। इसका यही होगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हमको सिर्फ करना क्या है कि ए का कोई वैल्यू ले लीजिए, बी का कोई वैल्यू ले लीजिए। लेकिन इस चीज़ का हमेशा याद रखना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो भी हमको जो भी जैसे एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जीरो हो गया तो वो उस ऑर्डर का पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। उसी तरह अगर हमको डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बनाना तो इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं करना है। अगर इसका कोफिशिएंट हम जीरो कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा, तो मतलब इसको नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ए एन का मतलब ये था। तो देखिए अब इसको नन जीरो करना है तो हम ए की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, 5 रख दे रहे हैं, 5x, और बी की वैल्यू 3 रखते हैं। तो चलिए पॉलिनोमियल ये बन गया। दूसरा बनाते हैं, तो बी की वैल्यू 0 रख देते हैं, ए की वैल्यू 2 रखते हैं, 2x, 2 बन गया। तीसरा लिखते हैं, मान लेते हैं कि 7x माइनस 5, बी की वैल्यू -5। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ प्लस होगा और -5 होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करा, बी का वैल्यू -5 है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये 7x और प्लस माइनस माइनस होता है -5। तो मतलब क्या है कि आप समझिए कि ऐसा होता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। तो इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, इसका भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि 7x लिखते हैं प्लस x पे पावर 1/2 लिख देते हैं, ऐसा कि हाईएस्ट पावर ये हो, इसके जगह ये लिख देते, ऐसा लिखेंगे गलत हो जाएगा। और इसके जगह ये भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पता चला कि हाईएस्ट पावर ये है, पावर 1 है, ये माइनस है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो बस पता चला ये गड़बड़ हो गया, तो नहीं लिखना है। इसका रीज़न मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और डोमेन के साथ और ग्राफ के साथ भी बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अभी आप लोग बस समझो कि ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा उठाते हैं डिग्री 2 के लिए। ठीक है, डिग्री 2 के लिए। ठीक है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसके जगह हमको इसको नन जीरो होना चाहिए। अगर ये नन जीरो, मान लीजिए इसको जीरो बना देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 ले लीजिए, 5x स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है। दूसरा लेते हैं, ए की वैल्यू माइनस में ले लीजिए, -7x स्क्वायर प्लस 2x, बी की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। चलिए इसको ले लेते हैं, 2x स्क्वायर, यहाँ बी की वैल्यू -2 ले रहे हैं। आप समझ रहे होंगे ना कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ। माइनस बी की वैल्यू -x है, x प्लस 2। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप बी, इस केस में हम बी को 0 मान लेते हैं, बी को 0 मान ले रहे हैं, बी को 0 मान ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस बी 0 है और सी की वैल्यू 2 मान लेते हैं, 2। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सब। ठीक है, और डिग्री 3 के लिए देख लेना है। डिग्री 3 के लिए हम डिग्री 3 के लिए डिग्री 3 डिग्री 3 के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए की वैल्यू नन जीरो होनी चाहिए और आपको जो मन करे वो ले लो। 5x क्यूब, एक पॉलिनोमियल ये हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये भी हो गया। तीसरा आप इसको 0 बना दीजिए या फिर इसको 0 बना दीजिए, 7x क्यूब, इसको 0 बना दो प्लस 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो सब सही है। 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, सब पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला ये हो गया आपका सॉल्यूशन इनका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस क्यूब इन द
इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला कि आपको एक्स क्यूब से ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ आ गया है एक्स पे पावर 4 तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स पे पावर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे अब इसके ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी, ए इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ बी की वैल्यू -3 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से बी की वैल्यू -3 है। फिर सी की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, डी की वैल्यू -2 है, ई की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि अब देखो एक बात याद रखना, अगर हो सकता है किसी को डाउट हो कि -3 कैसे आ रहा है, तो एक बात आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोफिशिएंट पहले बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सी है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सी है, तो सी की वैल्यू 6 है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है बाबू, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है बी है, बी का वैल्यू -3 है, तो इसकी कोफिशिएंट का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -3। अब देखिए ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से। कुछ लोगों को यहाँ डाउट हो जाता है -3 होगा कि +3 होगा, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक बार के बाद अगर आप समझ जाओगे तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि क्यों माइनस और क्यों प्लस होगा। अब आपको यहाँ क्लियर होगा कि ये -3 क्यों होगा। ठीक है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए एक बार फिर से हम इसको लेके दिखाते हैं। ए की वैल्यू 1 है, एक्स पे पावर 4 है। ठीक है, प्लस -3, प्लस का प्लस लिख रहे हैं, बी की वैल्यू -3 लिख रहे हैं, एक्स क्यूब लिख रहे हैं, प्लस सी की वैल्यू 6 है, 6x स्क्वायर, डी की वैल्यू -2 है, -2 प्लस होगा, यहाँ प्लस है, डी की वैल्यू -2 है, यहाँ x लिख रहे हैं, और ई की वैल्यू 7 है, 7 लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में तो ये ऐसा है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे, ये देखिए ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अब इसको मैं इस तरफ मैं रिप्रेजेंट करूँगा। जब मैं इसको खोलूँगा तो एक्स पे पावर 4 आएगा, प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। आसान चीज़ है, बस आपको क्लेरिफिकेशन के लिए, कुछ कमज़ोर बच्चे जो हैं उनको समझ में आए कि चीज़ें हो क्या रही, समझ में आ रहा है तो कैसे ये चीज़ें आई। तो अब -3 जो होगा +3 होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। क्लियर। तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। तो इसमें जो कोफिशिएंट पूछा है z का, आपको इसमें z दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना आपको z। अगर इसमें आपको z नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब तो आप ऐसे देख के भी बता सकते हो कि COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ जो z होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फार्मूले में बैठा के भी देख लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी AZ³ + BZ² + CZ + D। ठीक है, अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या है, 5 है, c का वैल्यू देखो आप 0 है। ठीक है, d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू -11 है। ठीक है, तो अब यहाँ दिख रहा है आपको CZ, तो CZ में z का कोफिशिएंट 0 है। अब सिर्फ z का कोफिशिएंट नहीं, z पे पावर 5, z पे पावर 6 जितने भी हैं उन सबका कोफिशिएंट 0 है। जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसे पूछ दे z पे पावर 4 का, तो इसका अगर यहाँ d है तो ये d भी, अगर d है यहाँ पे, d नहीं मान लो e है। ठीक है, अगर e है और z पे पावर 4 है, तो z पे पावर 4 है और इसके साथ e लगाओ तो इसका मतलब e भी 0 है, तब ही वो इस तरह का बन के आया है। ये बात क्लियर है कि फंस गए सब लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है तभी ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा। इसी तरह 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, मतलब z पे पावर 10 भी होगा तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। मतलब अगर e 0 हुआ तो ही ना ये 0 जाएगा, तो कोफिशिएंट यहाँ 0 होगा। ये बात क्लियर है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ये। तो कांस्टेंट टर्म आप जानते हो, देख के बता दोगे, -10 +10 नहीं होगा, यही कुछ लोगों को डाउट होता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ
नहीं कांस्टेंट टर्म, सॉरी, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होगा इसमें, -10 होगा। ठीक है, समझ में आता है ना कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा। जैसे आपको ये पता है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू भी देख लेते हैं इसको। ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, a का वैल्यू क्या आया, 9 आया, b का वैल्यू 5 आया, ठीक है, और c का वैल्यू -8 आया और d का वैल्यू -10 आया। ठीक है, तो d जो है वो कांस्टेंट टर्म है। हम इसको यहाँ पुट करके एक बार दिखा भी देते हैं। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए। 9 है, x³ है, प्लस 5x² है, और ये प्लस है, फिर -8x प्लस -10। तो ये जो प्लस है ना, ये जो बटा हुआ है ना, इसी को टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म बटा हुआ है कि ये पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वही है कि ये जो -10 है ये इसका कांस्टेंट टर्म है, -10। ठीक है, जो प्लस प्लस से ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो इसका आंसर -10 होगा। ठीक है।